हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं हम एनपीओ टॉपिक कर रहे हैं और इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनपीओ में एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और डोनेशंस को कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं मैं एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग आपको बता चुकी हूँ कि या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती हैं अगर वो रेगुलर नेचर की हो, और अगर वो कैपिटल नेचर की हैं तो वो बैलेंस शीट में जाती हैं। 2 ही ट्रीटमेंट है, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। हाउ यू विल ट्रीट विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ केसेस दिए गए हैं और उसके बेसिस पर आपको एंट्रेंस फीस ट्रीट करनी है। Case 1. During the year 2016-17, entrance fees received 1,20,000. आपको 2016-17 में 1,20,000 की एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इसे आप कैपिटल नेचर माने या रेवेन्यू नेचर माने। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एंट्रेंस फीस के बारे में कोई कंडीशन ना दी गई हो तो उसे हम रेगुलर नेचर ही मानते हैं, ठीक है। अब रेगुलर नेचर है तो कहाँ जानी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आप क्या करेंगे? केस 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे इनकम साइड शो करेंगे बाय एंट्रेंस फीस। क्यों शो करेंगे इनकम साइड पर? क्योंकि हमें कमाई हो रही है 1,20,000 की, हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000, 1,20,000 रिसीव हुआ है, सेम अमाउंट है, एंड द पॉलिसी ऑफ द क्लब इज टू ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो क्लब की पॉलिसी है वो ये है कि उसे रेवेन्यू रिसिप्ट मान के चलना है। तो ठीक है, अगर उसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केस 2 में भी रेवेन्यू रिसिप्ट होने की वजह से उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये केस 1 एंड केस 2 दोनों सेम है, ठीक है। बात समझ आई? क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है, रेगुलर नेचर है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। केस 3 देखिए। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000, 1,20,000 सेम अमाउंट है, देखिए रिसीव हो रहा है आपको, एंड द पॉलिसी ऑफ द फर्म इज टू ट्रीट इट एज कैपिटल रिसिप्ट। फर्म क्या कर रही है? इसको कैपिटल रिसिप्ट मान रही है। कंडीशन लग गई ना। अब कैपिटल रिसिप्ट करने के लिए बोला है, कैपिटल नेचर हो गया तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं जाएगा। तो केस 3 में आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप शो कर देंगे एंट्रेंस फीस। बैलेंस शीट में इसीलिए क्योंकि उसको कैपिटलाइज्ड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 4। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, ठीक है, 2016-17 में आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब, क्लब की पॉलिसी है 30% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अब यहाँ पर कंडीशन में और ट्विस्ट ला दिया गया। इन्होंने क्या कह दिया कि जो आपको एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है 1,20,000, उसमें से 30% तो कैपिटलाइज्ड करना है, और जो चीज़ कैपिटलाइज्ड करनी है वो जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है। इसमें से 30% बैलेंस शीट में जाएगा तो बाकी का बचा 70% कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब किसी के माइंड में अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि ये 70% कैसे हुआ, तो लेट मी एक्सप्लेन माय डियर। हम एज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 में से 30 रुपये अगर कैपिटलाइज्ड हो गए तो आगे कितने बचे? 70, यानी कि 70। 100 में से 30 चले गए तो आगे बचा 70। ये अजम्पशन ली जाती है, ठीक है। तो 1,20,000 का 30% बैलेंस शीट में जाएगा, बाकी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि 30% कैपिटलाइज्ड करना था। तो आप बनाइए। अब देखिए दोनों में जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या था? सिंगल अकाउंट्स में जा रहा था, मगर अब दोनों अकाउंट्स में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी और आपकी बैलेंस शीट में भी। कितना अमाउंट जाएगा वो भी देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हो रही है? 1,20,000, ठीक है, जिसमें से 30% उधर चला जाएगा तो बाकी इधर रह जाएगा, ठीक है। तो आप लेस कर दीजिए इसमें से 30%, इसका 30% आप निकालेंगे
तो ये बनेगा 36,000। एक बार कर लेते हैं, ठीक है। 30% करेंगे आप, ये कैंसिल हुआ 36,000। तो यहाँ से 36,000 लेस कर दिया आपने और बाहर शो कर दिया 84,000, ठीक है। एंट्रेंस फीस 1,20,000 थी, उसमें से जितना कैपिटलाइज होना था वो निकाल दिया, बाकी चला गया बाहर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर हो गया। एंड ये वाला जो कैपिटलाइज्ड हुआ है उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैसे? कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जो एंट्रेंस फीस होती है अगर उसको कैपिटलाइज्ड करना है तो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। कैपिटल फंड कुछ तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, उसमें आपने ऐड कर देना है 36,000 और बाहर अमाउंट शो हो जाएगी। क्लियर हो गया। बहुत आसान था। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन के लिए कुछ आइटम्स आपको दी हैं, आप क्वेश्चन में एक बार देखिए, और जो जो आइटम्स दी गई हैं पहले हम उनकी पोस्टिंग कर लेंगे बैलेंस शीट के अंदर और फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018, स्पोर्ट्स फंड था 5 लाख का 1 अप्रैल 2018 में। देखिए अगर आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को क्लोज हो रही है तो ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? पिछले 1 साल पहले, यानी कि 1 अप्रैल 2018 में। तो अगर उस टाइम पर कोई स्पोर्ट्स फंड आपको मिला था और उसका कुछ यूटिलाइज नहीं किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि साल के एंड में भी वो स्पोर्ट्स फंड एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो जो चीज़ साल के शुरू वाली बैलेंस शीट में थी वही चीज़ एट द एंड भी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम स्पोर्ट्स फंड यहाँ पर शो करेंगे। स्पोर्ट्स फंड हमने लायबिलिटी में क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी खास मकसद के लिए दिया गया डोनेशन लायबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 में एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है 5 लाख की, साल के शुरू में थी तो ऑब्वियसली साल के आखिर में भी रहेगी। तो आप यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, चाहे तो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए जब इन्वेस्टमेंट के आगे 10% दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 लाख के अमाउंट के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये अजम्पशन नहीं है, ये आपको बताया गया है। 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो यानी कि 5 लाख के ऊपर 10% अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनता है? 50,000। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आए एक और बार बता देती हूँ, इसको हम 2 पर, अगर मैं इसे 8% कर दूँ, 8% इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख का 8% जो होगा वो एज एन इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो 10% है तो हम 10% लेकर चलते हैं, 50,000 का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। मगर क्वेश्चन में देखिए कितना मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज 37,500। ओहो, हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 50,000 मगर मिला कितना है? 37,500। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंड हमारे पास स्पेसिफिक पड़ा होता है ना तो उससे रिलेटेड अगर कोई और एक्स्ट्रा इनकम हमें होती है तो वो उसी फंड में जोड़ दी जाती है, और अगर कोई खर्चा हम कर रहे होते हैं तो उस फंड से ही किया जाता है। अब हमें इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो हमें कमाई हो रही है और वो इसी के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। तो आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट, आपको कितना मिला है? 37,500, ठीक है, आपने ऐड कर दिया। बट मिलना कितना चाहिए था? मिलना तो 50,000 चाहिए था और मिला कितना? 37,500। तो और कितना रहता है जो मिलना चाहिए? 12,500। कैसे निकाला? 50,000 में से इतना रिसीव है तो आगे कितना बचा? 12,500। यानी कि ये इंटरेस्ट आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? टोटल 50,000 मिलना था, मिला सिर्फ इतना है, तो बाकी का 12,500 आज नहीं तो कल मिल जाएगा और मिलेगा तो मुझे कमाई होगी। इसका मतलब मुझे एक और इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट एक्रूड। हमने ऐड कर दिया 12,500। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई?
5,50,000। अब ये एक तरह का एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट क्यों था? क्योंकि देखो 12,500 आज नहीं तो कल मिलेगा, ये हिडन एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट पड़ते हैं। अब एक चीज़ अगर इधर इफेक्ट आ गया तो दूसरा चीज़ भी आनी चाहिए, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट है यानी कि आपकी एसेट है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पर आपका हक था लेकिन आपको अभी मिला नहीं है इंटरेस्ट, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, इसीलिए ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट में आ जाएगा। आप लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 12,500, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि ये वाला जो था इसका सिंगल इफेक्ट क्यों पड़ा, ठीक है ना। मीन्स अगर इंटरेस्ट टोटल 50,000 मिलना था तो इस 37,500 का सिंगल इफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंगल इफेक्ट जो है ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक बार तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में चला गया, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पड़ गया। लेकिन ये जो 12,500 है ये एक्रूड इंटरेस्ट है और इसका इफेक्ट किसी भी अकाउंट में अभी तक नहीं आया था, तो एक इफेक्ट यहाँ डल गया, दूसरा इफेक्ट यहाँ डल गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स के लिए, अगेन पैसा मिला है, ऐड कर दीजिए। कितना डोनेशन मिला है हमें? 1,20,000, ऐड कर दीजिए इसको। 6,70,000 हो गया हमारा, ठीक है। डोनेशन मिला है ना, स्पोर्ट्स के लिए था, इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स फंड में ही डाल दिया। मतलब नेक्स्ट क्या कहता है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, 1,00,000 के हमने स्पोर्ट्स के प्राइजेस बांट दिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास स्पोर्ट्स के लिए पैसा पड़ा था तो स्पोर्ट्स के टाइम पे जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे वो कहाँ से करेंगे? क्या अपनी पॉकेट से देंगे आप? नो, आप इसी फंड से देंगे ना, क्योंकि ये फंड स्पोर्ट्स के खर्चे के लिए ही तो बनाया गया था, ठीक है। तो यानी कि आपने प्राइजेस बांट दिए तो प्राइजेस यहीं से बांटे होंगे, तो आप प्राइजेस के एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। कितनी अमाउंट है आपकी स्पोर्ट्स फंड की? दैट इज़ 1,00,000, ठीक है ना। आपने प्राइजेस बांटे हैं 1,00,000 के, तो ये बन जाएगा 5,70,000। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स के इवेंट पे एक्सपेंसेस हो गए। अब देखिए स्पोर्ट्स का फंड था, स्पोर्ट्स का ही काम चल रहा है, तो जो उसमें आपके खर्चे हुए इवेंट्स पर दैट इज़ 15,000, वो भी तो आप यहीं से निकालेंगे, तो आप लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स डे 15,000, लेस करके फाइनल अमाउंट आपकी बाहर शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपने माइनस किया एंड दिस 5,55,000 आपकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब कई बार जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनको डाउट हो जाता है कि क्या ये मैच करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, मैचिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आप सिर्फ एक आइटम की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स आपके पास नहीं है ना, तो इसीलिए जब बैलेंस शीट की सारी आइटम्स आपके पास नहीं है तो बैलेंस शीट मैच भी नहीं करेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, इसका ट्रीटमेंट भी और जो आपको मैंने एंट्रेंस फीस का करवाया था उसका ट्रीटमेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।